जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में है कक्षा 12 गणित से अध्याय 1 संबंध और फलन। इसके पिछले क्लास में हम संबंध के बारे में कुछ उनके महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम एक बार और थोड़े संबंध के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद फिर शुरू करेंगे संबंध के प्रकार, उनके डिफिनीशन, उनके सभी बेसिस से एकदम विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संबंध के बारे में जान लेते हैं थोड़ा से। इसका संबंध के बारे में हमने कल परिचय कर लिया था, थोड़ा कल के जो है क्लास में संबंध में थोड़ा विस्तार से हमने बता दिया था, लेकिन एक बार इस क्लास में भी थोड़ा संबंध के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं। ये संबंध के बारे में अगर हम बताएं तो मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ए है और ए का जो एलिमेंट है मतलब अवयव है वो मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये है। और एक जो है समुच्चय हमारे पास बी है, मान लीजिए एक समुच्चय बी है और जिसका एलिमेंट है मान लीजिए 4 है, 5 है और 6 है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब इन दोनों में संबंध कैसे हम दर्शाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए समुच्चय और बी समुच्चय, दो समुच्चय हैं, तो इसको हम संबंध में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए का अवयव हो गया 1, 2, 3 और ये हमारे पास बी का अवयव हो गया जिसका नाम है 4, 5, 6, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, संबंध को दिखाएंगे हम किससे, आर से। क्या संबंध है वो हम आर से दिखाएंगे। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो संबंध को अगर दिखाया जाए तो 1 से आर का संबंध, मतलब 1 से 4 का संबंध, 2 का 5 से संबंध और 3 का 6 से संबंध होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम संबंध को दिखाएंगे। और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो 1 का 4 से भी और 1 का 6 से भी, 1 का 5 से भी हम संबंध दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो उस प्रकार से हम इसको संबंध में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ए बी दो समुच्चय दे रखा है, अगर इन दोनों के बीच हम संबंध दिखाएं तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, संबंध बनेगा, ठीक है। अब इनको हम संबंध को लिखते कैसे हैं। जैसे एक है आर, आर क्या है, संबंध है। संबंध को कैसे लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ये क्या, कर्मित गुण के ए के एलिमेंट, मतलब समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं और समुच्चय बी के एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं कर्मित युग्म, ठीक है ना। अब उन्हीं को लिखेंगे। जैसे ए का संबंध है 4 से तो 1, 4 हो जाएगा और दूसरा 2 का संबंध है 5 से तो 2, 5 हो जाएगा। तीसरा 3 का संबंध है 6 से तो लिखेंगे 3, 6, कितना हो जाएगा, 3, 6। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संबंध बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, संबंध है, आर क्या संबंध। लेकिन इस प्रकार से जो हम लिखे हैं, ये कौन सा रूल है, ये है रोस्टर विधि। क्या है, रोस्टर विधि, ठीक है। इसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर रूप में लिखा गया है। लेकिन अगर समुच्चय रूप में लिखा जाए, ठीक है, समुच्चय रूप में लिखा जाए मतलब समुच्चय निर्माण के रूप में अगर लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम समुच्चय रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये हमारे पास है ए समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे ध्यान से कि मान लेते हैं कि ए का जो अवयव हैं 1, 2, 3 है और बी के जो अवयव हैं 4, 5, 6 हैं। तो ये जो है इन सभी अवयवों को अगर हम यक्ष मान लें कि यक्ष मतलब ए के जितने समुच्चय हैं, ए समुच्चय के जितने एलिमेंट है वो यक्ष हैं और बी समुच्चय के जितने एलिमेंट है वो मान लेते हैं क्या है, वाई है। तो तब जाके हम समुच्चय निष्कर्षण रूप से हम कैसे लिख सकते हैं, निर्माण रूप से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यक्ष कामा वाई, जो यक्ष कामा वाई इस प्रकार है। यहाँ पर डबल कामा लगाएंगे मतलब 2 बिंदी रखेंगे। 2 बिंदी रखने पर ये कहता है सच दैट, ये क्या कहलाता है, सच दैट, मतलब इस प्रकार ये कहलाता है, इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है कि y, जो y है, पहले यहाँ पर जो हमने रोस्टर विधि में दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये यक्ष है, ये देखिए ये जो 1 वाला है 1 है, ये यक्ष के एलिमेंट है और जो 4 है ये क्या है, y के एलिमेंट है। तो कितने जोड़ने पे देखो, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो बताओ 4 आता है
अगर इसमें हमें 3 जोड़ दें तो बताओ 5 आता है। अगर इसमें हमें 3 जोड़ दें, इसका मतलब कितना आता है? 6 आता है। इसके मतलब y जो मिलेगा x में, y जो मिलेगा हमारे पास वो x में 3 जोड़ने पर मिलता है। तो जो y बराबर होगा वो होगा x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि x कामा y मतलब x और y दोनों के एलिमेंट इस प्रकार हैं, सच दैट इस प्रकार हैं कि y बराबर x प्लस 3। तो y कब मिलेगा? जब x में हम 3 जोड़ेंगे। y कब मिलेगा? जब x में हम क्या कर देंगे? 3 को जोड़ देंगे। और क्या? और जो x है, ठीक है ना, और जो हमारे पास x है वो बिलोंग करता है। ये जो निशान है, हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया ये वाला, ठीक है, ये क्या है? बिलोंग करता है ना, मतलब इसका मतलब संबंधित है, संबंधित हैं या मिलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग को हम लिखते हैं संबंधित है या मिलते हैं। तो x जो है संबंधित है, मतलब x वाले एलिमेंट मिलते हैं किस समुच्चय से? ए समुच्चय से। तो यहाँ लिखेंगे ए। और इसी प्रकार से y वाले जो एलिमेंट हैं वो कैसे मिलते हैं? b से मिलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे b समुच्चय से मिलते हैं। तो ये जो रूप है, ये जो हमने रूप लिखा है, ये है समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो किसी भी संबंध को हम 2 प्रकार से दिखा सकते हैं, एक तो रोस्टर रूप से और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप से, जो कि हम रोस्टर से इस प्रकार दिखाएंगे और समुच्चय निर्माण को इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये था कुछ हमारे पास जो संबंध के बारे में, और इसके पिछले क्लास में हम संबंध के बारे में पूरा विस्तार में बता दिया था। अगर संबंध की परिभाषा लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो है समुच्चय ए जो है, समुच्चय बी का समुच्चय बी पर कोई संबंध को आर से लिखते हैं। कोई संबंध आर ए क्रॉस बी, मतलब एक क्रॉस क्या है? ये जो हमारे पास ये से निशान लगा है, ये है कार्तीय गुणनफल। क्या है? कार्तीय गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। ये कार्तीय गुणनफल है जिसे हम क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा संबंध की परिभाषा क्या बनेगा कि समुच्चय ए समुच्चय बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। अगर इसे हम थ्योरम के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि R जो है उप समुच्चय है। किनके उप समुच्चय हैं? ए क्रॉस बी के। और जो ए है, ठीक है, ए क्रॉस बी के इम्प्लाई डैट हम लिख सकते हैं कि ए से बी में परिभाषित है। परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर इसको हम थ्योरम के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है वही क्या है? संबंध है। ये जो हमारे पास निशान है, ये जो निशान है ये कहलाता है उप समुच्चय। ठीक है, उप समुच्चय। ये क्या है? उप समुच्चय। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय संबंध होता है, मतलब आर क्या है? संबंध है, तो संबंध होता है। और ए से बी में क्या है? परिभाषित है। ए वाला बी में क्या है? परिभाषित है। तो ये था कुल हमारे पास जो मिलाकर कुछ संबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और संबंध की परिभाषा। संबंध कैसे हम निकालते हैं? संबंध 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर विधि से, एक तो समुच्चय निर्माण विधि से। तो ये था दोस्तों समुच्चय के बारे में। अब अगले टॉपिक में देखेंगे संबंध के प्रकार। तो बच्चों अगला टॉपिक है टॉपिक 8, जो कि संबंधों के प्रकार। संबंध के प्रकार मतलब कितने संबंध हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा है सममित संबंध, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा है संक्रमक। क्या है? संक्रमक संबंध, जिसे कहते हैं ट्रांसिटिव
रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। और चौथा है तुल्यता संबंध, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आप ये तीनों जान गए हैं, ये तीनों अगर आप जान गए हैं तो यही तीनों मिलाकर क्या बनता है, तुल्यता संबंध बनता है। ठीक है, तीनों का अध्ययन जो कर चुके हैं, अगर 1 2 3 तीनों का अगर अध्ययन कर चुके हैं तो वही तीनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो चाहिए पहले तो एक संबंध के बारे में जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या है। कौन सा स्वतुल्य संबंध क्या है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात क्या है, लिखा है स्वतुल्य संबंध। स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुलना करना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से तुलना कर रहा है तो वहाँ पर स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे आप सुबह सुबह क्या करते हो, तैयार होते हो, बंगला झाड़ते हो कि नहीं, बंगला झाड़ते हो ना, तो शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, तो अपने का जो तुलना है वो स्वयं दर्पण में देख कर रहे हो और उसमें भी आप ही हो ना। तो इसका मतलब स्वयं का तुलना स्वयं से कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है ना। तो अब आइए सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, पहले तो हम थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं, फिर डिफिनीशन लिखवा दें। तो मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक तो ए है और ए के जो अवयव हैं वो मान लेते हैं हमारे पास है 1 2 और 3, ठीक है, इस प्रकार से है। और दूसरा स्वयं का, अभी हमने कहा कि स्वयं का स्वयं से तुलना करा रहे हैं, इसका मतलब दूसरा भी हमारे पास जो समुच्चय ए है उसमें भी 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है, मतलब अवयव है, ठीक है। अगर यही इसमें 4 हो जाए, इसमें 3 हो जाए तो नहीं होगा, तब वहाँ पर स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक बढ़ गया, इसके पास एक कम हो गया, ठीक है ना। तो दोनों के पास बराबर होना चाहिए, तब जाके स्वतुल्य संबंध बनेगा, ठीक है ना। तो इनको कैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ए का समुच्चय लिखा जो 1 2 3 है, और दूसरा भी ए है जिनका हमने समुच्चय लिखा 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों आपस में संबंधित होंगे, किस प्रकार संबंधित होंगे कि अगर एक का संबंध एक से हो और दो का संबंध 2 से हो और 3 का संबंध 3 से हो, ठीक है ना, तो जाके वहाँ पर स्वतुल्य संबंध होता है। अब इनका अगर स्वतुल्य संबंध लिखें तो स्वतुल्य संबंध R बराबर क्या बनेगा, ठीक है, R बराबर क्या बनेगा, एक का संबंध एक से 1 कामा 1, और 2 का संबंध 2 से तो 2 कामा 2, और 3 का संबंध 3 से तो 3 कामा 3। तो ये तीनों चीज़ तो होना ही होना है। जब तक ये तीनों नहीं रहेगा, एक का एक के संबंध, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तब तक स्वतुल्य नहीं होगा। तो इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। बाकी चाहे जैसे हो, बाकी चाहे 1 का 2 से संबंध बन जाए और 2 का 3 से बन जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों का एलिमेंट तीनों से संबंध होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगला, तो चाहे आपके पास 1 कामा 2 हो या 2 कामा 3 हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ अपने से लेना क्या है कि अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का एलिमेंट तीनों से संबंध होना चाहिए, वो भी सेम स्वयं से, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा स्वतुल्य, ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगा, स्वतुल्य संबंध बनेगा, ठीक है। अब आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी समतुल्य, ठीक है, किसी समतुल्य ए पर कोई संबंध R, ये समतुल्य ए है, ठीक है ना। अगर एक काम यहीं पर और कर लेते हैं, वैसे मान लीजिए ये जो है ए के एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये पूरा 1 2 3 ए के अवयव हैं तो ये भी किसके अवयव हैं, ए के रहेंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है ना। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए कैसे। सबसे पहले इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है, ठीक है।
यहाँ पर हमने इसका परिभाषा लिख लिया है, ठीक है। ये चीज़ अलग है, इसको याद रखिएगा, ये चीज़ क्या है, अलग है उधर, ठीक है। तो किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है। कब कहलाता है? यदि और केवल यदि कैसा हो? अगर इसका थ्योरेटिकल लिखें कैसा होगा कि जो ए कामा, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये क्या है, हमारे अभी इसको बताए थे इसके बारे में, ये क्या है, बिलोंग करता है, मतलब ए कामा ए, ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव ए है और समुच्चय ए के भी अवयव क्या है, ए है। तो इन सभी अवयव को हमने ए माना है और इन सभी अवयव को भी हमने ए माना है। तो ए कामा ए किस में बिलोंग करते हैं? संबंधित आर में, ठीक है ना, संबंधित आर में बिलोंग करते हैं। ये क्या है? आर है। तो ये सभी अवयव और ये सभी अवयव किस में है? आर में है, दिख रहे हैं आर में। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल और सभी मान, ये क्या है, इसको भी लिख लेते हैं, ये उल्टा ए जो लिखा है ये है फॉर ऑल मतलब सभी मान, सभी मान, ठीक है ना, सभी मान, फॉर ऑल मतलब होता है सभी मानों के लिए, ठीक है। तो ए कामा ए जो है बिलोंग्स करता है आर में, लेकिन सभी मान ए जो है वो किस में बिलोंग करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे। तो ये हमारा क्या है, परिभाषा है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य हो कहलाता है यदि और केवल यदि ए कामा ए किस में बिलोंग करे? आर में, मतलब ए क्या है, सभी अवयव हैं और ये भी क्या है, सभी अवयव हैं। तो ए के अवयव और इस ए के अवयव सभी किस में बिलोंग करें? आर में बिलोंग करें। लेकिन फॉर ऑल सभी मान कैसे हो? ए का संबंध आर से होना चाहिए। ए का संबंध किससे होना चाहिए? ए का संबंध किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए, ए से, ठीक है। ए क्या है? समुच्चय है। तो ए के जितने अवयव हैं किस में उपस्थित होने चाहिए? ए में उपस्थित होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, परिभाषा है। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया। उदाहरण क्या है कि जैसे हमारे पास है एक समुच्चय ए है, जिसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, अवयव 1 2 3 है, ठीक है ना। और जो आर है इस प्रकार है कि जो आर है किस प्रकार है, जो आर है वो ए से परिभाषित है, किस में? ए में। जो आर है ए से परिभाषित है ए में, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारे पास पहला प्रश्न है कि आर बराबर 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, और कामा लगा लेते हैं 3,3, ठीक है, कामा 1,2, ठीक है, 1,2 लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 1,3। इस प्रकार से ये हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो गया। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कि आर बराबर है किस प्रकार है? आर कि 1,1, 2,2 और 2,3 इस प्रकार है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आर बराबर है, कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। जैसे कामा हो गया 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,2 हो गया, और यहाँ से 2,2 हो गया, और मान लीजिए 3,3 हो गया, 3,3 हो गया, और मान लेते हैं यहाँ से या फिर और कुछ ले लेते हैं 2,3, ठीक है, जो भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ठीक है। एक उदाहरण में 3 सवाल हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल क्या कर रहा है कि ए जो है समुच्चय हैं, इनके एलिमेंट 1 2 3 हैं, लेकिन ए इस प्रकार है, आर संबंधित इस प्रकार है कि ए का संबंध ए से है। ए का संबंध किससे है? ए से है। लेकिन अब पहला सवाल में है, पहला सवाल कह रहा है कि आर, इन दोनों में संबंध कैसा है कि आर बराबर है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,3। ये क्या है? क्रमित युग्म है। क्या है? युग्म है।
अब इसमें पूछा क्या है, इसमें बताना है कि इन तीनों सवाल में, पहला दूसरा तीनों सवाल में बताओ कि कौन से स्वतुल्य हैं और कौन से सहतुल्य नहीं है। ये हमको बताना है, कौन से सहतुल्य संबंध है और कौन से सहतुल्य संबंध नहीं है। तो अभी हमने बताया कि अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट कैसे हों, पहले का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से तीसरे का, ठीक है, ऐसा अगर संबंध दिखता है तो वह क्या कहलाता है, सहतुल्य संबंध होता है। लेकिन कैसे, अगर 1 2 3 संबंध, 3 एलिमेंट इसमें भी है तो वही एलिमेंट जो ए के समुच्चय में एलिमेंट है वही बी के भी समुच्चय में एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बताओ, यहाँ बताओ a, ए है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो 3 एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है और तीनों का तीनों से क्या है, संबंध है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसके मतलब ये भी और ये भी तीनों संबंध बनाते हैं। लेकिन और हमसे मतलब नहीं है, अगर 3 एलिमेंट है तीनों आपस में संबंध बनाने चाहिए और बाकी दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो पहला वाला है, ये जो हमारे पास पहला वाला है वो कैसा है, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। जो हमारे पास पहला वाला है वो क्या है, वो स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य, कैसा है, सहतुल्य संबंध है, सहतुल्य संबंध है, कैसा है, सहतुल्य संबंध है। क्यों है, क्योंकि हमको पता है, इसमें दिख रहा है कि 1 का संबंध, इसमें 3 अवयव हैं और तीनों अवयव तीनों से कैसे हैं, संबंधित हैं, परिभाषित हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 2 का 3 से है। लेकिन इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं और 3 का 3 से संबंध नहीं दिखाया गया है। इसके मतलब ये क्या है, समुच्चय, ये जो है इसके ये सहतुल्य नहीं है। अब इसको कारण कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि जो 1 है, 1, वो बिलोंग करता है किसमें, आर में, और 2, बिलोंग करता है किसमें, 2, बिलोंग करता है किसमें, ये भी बिलोंग करता है आर में। बट लेकिन जो 3 है यहाँ पर, जो 2, 3 है, ये बिलोंग नहीं करता किसमें, बिलोंग नहीं करता है किसमें, आर में, ठीक है। जो हमने आर समुच्चय लिखा है उसमें बिलोंग नहीं करता है कौन, 2, 3, ठीक है। इसलिए क्या है, समुच्चय या सहतुल्य नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह, यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग टू आर में, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि यह क्या है, यह सहतुल्य नहीं है, यह सहतुल्य नहीं है, यह सहतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है और होना चाहिए था, इसलिए यह क्या हो गया, सहतुल्य नहीं है। अगला देख लेते हैं, तीसरा वाला। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा आर जो है, आर बराबर है कैसे, 1, 1, 2, 2 से, 2, 3 से, 3, 3 से और 2, 3 से। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 से 3 का होना चाहिए। अगर यही 4 एलिमेंट होता तो 4 का 4 से भी संबंध होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से है। तो इसका मतलब यह क्या है, सहतुल्य है। ये भी लिखेंगे कि सहतुल्य संबंध है, सहतुल्य संबंध है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास सहतुल्य संबंध, जो कि पहला है, संबंधों के प्रकार में पहला प्रकार है सहतुल्य प्रकार संबंध। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे तो हमें आशा होगा कि आपको पहला संबंध एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया होगा तो संबंध कमेंट में जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला संबंध देखते हैं, दूसरा संबंध क्या है। दोस्तों अगला संबंध है संबंध दूसरा, जो कि है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आइए देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन को संबंधित कैसे करेंगे, संबोधित कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं और वहाँ पर दोनों समुच्चय सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे पिछले में सहतुल्य में दोनों समुच्चय कैसे थे, सेम थे, 1, 2, 3 उनके एलिमेंट भी थे और 1, 2, 3 उनके भी एलिमेंट। ऐसे यहाँ भी रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज है। देखो कैसे, जैसे हमने मान लिया हमने यहाँ पर एक जो है संबंध, मतलब एक समुच्चय ले लिया ए, जिसका नाम है 1, 2, 3, इनके क्या है, एलिमेंट है, अवयव हैं। और एक हमने ले लिया ए, दूसरा भी ले लिया और इनके भी वही एलिमेंट रहेंगे, 1, 2, 3, दूसरा नहीं रहेगा और ना ही ज़्यादा कम रहेगा ना।
ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में कैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर अगर इसका हम मतलब सम्मित संबंध दिखाएं, देखो कैसे हम इसको दिखाएंगे। जैसे हमारे पास एक ए के समुच्चय हैं 1 2 3 और एक हमारे पास एक और ए समुच्चय है जिनके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब ये ए जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब किस प्रकार संबंध रखता है, आर से दिखाएंगे किस प्रकार संबंधित रखता है। कि उसमें क्या था, जैसे पिछले वाले मैंने बताया कि समतुल्य में क्या था, 1 से 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से संबंध है। ये तो संबंध होना जरूरी है समतुल्य में, बाकी चाहे जिससे संबंध रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है 1 से 1 से संबंध होना चाहिए और फिर उसी का संबंध उससे भी होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, अगर 1 का संबंध 1 से है तो वहाँ पर ये तो क्लियर है, 1 का 1 संबंध है तो वहाँ पर समतुल्य बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों का रिवाइज मतलब उल्टा होना चाहिए। अगर 1 का 1 से 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मिलना ही जरूरी है। अगर यही दोनों कंडीशन मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सम्मित संबंध होते हैं। जैसे देखो, जैसे कैसे हमने यहाँ पर बताया कि जैसे मान लीजिए कि 1 का 1 से संबंध है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 का 2 से संबंध है, कोई बात नहीं, 3 का 3 का संबंध है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो संबंध है ये तो बन गया क्या, समतुल्य बन गया। लेकिन अगर यही बात ये हो जाए कि 1 का संबंध 2 से है, कैसे, 1 का संबंध है, 1 का संबंध कैसे है, 2 से है, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का भी संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। ये कहलाता है क्या, सम्मित संबंध। अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, उसके अपोजिट, ठीक है। अगर यहीं पर हम कह दें कि बताओ अगर 2 का संबंध हम 3 से ले लें, 2 का संबंध अगर हम 3 से ले लें तो कहेगा 3 का भी संबंध, अगर 3 का भी संबंध किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहलाता है। अगर यहीं पर हम कह दें कि मान लीजिए 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध अगर 1 का संबंध किससे हो जाए, 3 से हो जाए तो 3 भी कहेगा हम 1 से संबंध रखेंगे तो 1 का संबंध किससे बन जाएगा, तो सॉरी 3 का संबंध किससे बन जाएगा, 1 से बन जाएगा। तो क्लियर हुआ ये बात। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे समझ लीजिए आर, रिलेशन आर बराबर क्या लिखे गए कि अगर 1 का संबंध 1 से है तो ये भी रहना चाहिए, कोई बात नहीं, और 2 का संबंध 2 से, कोई बात नहीं, 3 का संबंध 3 से तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 1 का संबंध 2 से हुआ, अगर 1 का संबंध 2 से हुआ तो 2 का संबंध 1 से भी रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, सम्मित संबंध बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने कह दिया कि बताओ अगर हम कह दें 2 का संबंध 3 से है तो कहेंगे कि 3 का संबंध 2 से रखना पड़ेगा। अगर हम कह दें कि 1 का संबंध 3 से है तो कहेंगे कि 3 का संबंध भी 1 से रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा क्या, क्या बनेगा, सम्मित संबंध बनेगा। तो क्लियर हुआ ये बात, हाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे किसी समुच्चय ए का कोई संबंध, किसी समुच्चय ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, संबंध को किसे लिखते हैं, आर, कोई संबंध आर क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है, ठीक। इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, अगर कोई संबंध आर है तो क्या कहलाता है, कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। लेकिन यदि और, ठीक है, यदि उसमें कंडीशन हो जाता है कि यदि और केवल यदि क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसमें कंडीशन भी होना चाहिए कि जो ए कामा बी है, ठीक है, ए कामा बी। अब ए कामा बी क्या है, हमने क्या मान लिया
कि जितने ए के एलिमेंट हैं इसको हमने नाम ए दे दिया, और जितने इस ए के एलिमेंट हैं इनका नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, अब बार बार 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इन्हीं सभी 1 2 3 को हमने ए मान लिया और 1 2 3 को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है ना, तो ए कामा बी मतलब एक बार इसके एलिमेंट और फिर एक बार इस बी के एलिमेंट। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, आर में। संबंधित होगा किससे, संबंधित होगा आर से, मतलब सभी मिलेंगे। ए कामा बी किस में मिलेंगे, संबंधित जो हमने आर निकाला है इसमें सभी मिलेंगे। कौन, ए कामा बी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इम्प्लाइड डेट मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये हमने लिखा है इम्प्लाइड डेट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइड डेट, मतलब तो फिर, यहाँ लिखेंगे इसका हिंदी क्या होगा, तो फिर। इम्प्लाइड डेट मतलब होता है तो फिर। अगर ए बी संबंधित हैं मतलब मिल रहे हैं किस में, आर से मिल रहे हैं, तो फिर जो ए कामा बी होगा ए भी बिलोंग करेगा किस में, आर में। ए भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि ए कामा बी जो था, ठीक है, जो ए कामा बी था वो संबंधित थे किससे, आर से, तो फिर बी कामा ए, सॉरी इसी का उल्टा अभी हमने बताया, तो बी कामा ए जो होगा, बी कामा ए होगा वो भी किससे संबंधित होगा, आर से संबंध रखेगा। इसमें देखो दोनों उल्टे हैं कि नहीं, एक बार सीधा एक बार उल्टा, तो ये भी आर के क्या है, बिलोंग में है, मतलब मिल रहे हैं आर में, और ये भी आर में क्या करेगा, मिलेगा। और जहाँ ए कामा बी किस में बिलोंग करेंगे, ये समुच्चय ए के अव्यय हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, डिफिनीशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए उदाहरण एग्जाम्पल लेकर एक हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है उदाहरण हम अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए एक हमने उदाहरण लिया कि एलिमेंट मतलब ए के समुच्चय हैं, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास कामा 4 लिख देते हैं। ये हमारे पास है ए के कुछ एलिमेंट है, अव्यय हैं, और यहाँ पर जो आर है, आर जो है इस प्रकार है कि ए जो है परिभाषित है किससे, ए से। ठीक है, जो आर है वो ए से ए तक परिभाषित है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आर संबंधित है किससे, 1 कामा 1 हो गया, फिर इसके बाद है 2 कामा 2 है, फिर 3 कामा 3 है, फिर 4 कामा 4, यहाँ पर कामा लगाएंगे, 4 कामा 4 है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बनाना है तो इसको बनाकर अपने आप से बढ़िया से हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। 1 कामा 4 मान लेते हैं, 4 कामा 1, और मान लेते हैं 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 है, या और मान लेते हैं हम जैसे, ठीक है, इतना ही बहुत है। मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि आर बराबर है, ठीक है, 1 कामा 1, एक तो ये हो गया, और दूसरा 1 कामा 2, और तीसरा 1 कामा 3, फिर लिख लेते हैं 2 कामा 1, और इसके बाद लिख देते हैं 3 कामा 1। ठीक है, 3 कामा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 3 ही लेंगे, तो आर बराबर, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आर बराबर, मान लीजिए हमारे पास हो गया 1 कामा 1, इसके बाद 2 कामा 2 हो गया, और इसके बाद मान लेते हैं 1 कामा 3 है, फिर 2 कामा 3 है। ठीक है, 2 कामा 3 है, फिर 3 कामा 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 3 कामा 1। तो इस प्रकार से हमने 3 उदाहरण, 3 एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें ये हमको बताना है कि कौन कौन से सम्मित संबंध है, इसके बारे में हमको चर्चा करना। कौन कौन से क्या हैं, सम्मित संबंध है, अब देख के बताना है। ठीक है, और सम्मित संबंध मतलब हमने बताया है कि अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, 3 का 4 से है तो 4 का भी 3 से होना चाहिए, यही ढूंढना इसमें। आइए देख लेते हैं। पहला देखो क्या कह रहा है, पहला कैसा है। पहला देखो 1 का 1 से संबंध है तो 1 का 1 से भी संबंध होगा। अब भैया जैसे 1 कामा 1 लिखा है तो इसका उल्टा भी तो 1 कामा 1 होगा, चाहे एक ही बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, बात तो एक ही है ना। तो 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। 1 का संबंध 2 का संबंध 2 से, ये भी सही है। 3 का संबंध 3 से, और 4 का संबंध 4 से। अच्छा, अगर ये तीनों इस प्रकार से मिले हैं तो बताओ सहतुल्य होता है कि नहीं। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, सम्मित ढूंढना है। इसका मतलब यह सहतुल्य भी है,
ये कैसा है, सहतुल्य भी है। और देखो जहाँ पर 1,4 है तो 4,1 भी है, इसके मतलब ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो चलिए 1,3 है तो 3,1 है। तो हमने कहा कि अगर 1 का संबंध 4 से है तो 4 का 1 से मिलना चाहिए, 1 का 3 है तो 3 का 1 से मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों अपोजिट में मिल गए हैं, तो यह कैसा हो जाएगा, यह सम्मित संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे यह क्या है, सम्मित कैसा है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। क्या है, सम्मित संबंध है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि 1,1, 2,2, 1,3, 2,1 और 3,1। चलिए अच्छा 1,1 है कोई बात नहीं, 1,1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1,2 है तो क्या इसका उल्टा 2,1 कहीं है, हाँ यहाँ है, तो ये दोनों मिल गया। और 1,3 है तो 3,1 भी है, तो ये भी इसका अपोजिट मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। ये भी क्या होगा, सम्मित, ठीक है, कैसा होगा, सम्मित संबंध है। कैसा है, सम्मित संबंध है। कैसा है, सम्मित संबंध है। ठीक है, चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा है, कह रहा है कि R 1,1, चलिए ठीक है, 1,1 उल्टा 1,1 होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 होगा। लेकिन 1,3 है तो 3,1 है, हाँ है, लेकिन 2,3 है तो 3,2 नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध कैसा है, यह सम्मित संबंध नहीं है। यह कैसा है, सम्मित संबंध नहीं है। बस ऐसे आपको छाट के लिखना है। ठीक है, तो हमें को आशा हो गया होगा कि आपको ये सम्मित संबंध अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको सम्मित संबंध समझ में आ गया है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए कि सर जी आपके समझाने से हमको सम्मित संबंध आ गया है। चलिए अगला संबंध देखते हैं, संबंध 3 क्या है। तो बच्चों अगला संबंध है संबंध 3, जो कि है संक्रमक संबंध। आइए संक्रमक संबंध देखते हैं, संक्रमक संबंध क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझ। अच्छा, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, संक्रमित करना। संक्रमित कैसे होता है, एक से दूसरे लोग को संक्रमित हो जाता है। जैसे हमको कोई बीमारी है, संक्रमित है हम हैं, अगर किसी को अटैच कर दे तो उनको भी हो जाएगा, और वो किसी को छू दे तो उनको भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है संक्रमित, एक से दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास, इस प्रकार से क्या होता है, संक्रमित होता है। तो वो संक्रमित संबंध है। ठीक है, अब इनको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे ये समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं, एक है ए और एक है बी और एक है सी। ठीक है ना, ये 3 लोग हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो ए का दोस्ती है वो बी के साथ है। ठीक है ना, ए का जो रिलेशन है, जो ए का संबंध है वो बी के साथ है। ठीक है, जो ए का संबंध है वो बी के साथ है, मतलब ए का दोस्ती बी से है। लेकिन और जो बी का दोस्त है वो सी है, और जो बी का दोस्त है सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, नीचे से बना देते हैं, जो बी का दोस्त है वो किसका है, सी है। ठीक है, लेकिन बी वाला सी का दोस्त नहीं है। अभी हमने क्या कहा कि 3 लोग हैं, ए बी सी, ए का दोस्त बी है, रिलेशन संबंध रखता है, और बी का दोस्त सी है, लेकिन ए का दोस्त सी नहीं है। लेकिन अगर भैया इससे ए का बी से दोस्ती हो गया है तो बताओ ए का दोस्ती कभी ना कभी जब दोनों लोग साथ में रहेगा ये जाकर मिल जाएगा, तो इससे भी ए का दोस्ती सी से हो जाएगा कि नहीं। जब ये दोनों आपस में दोस्त हैं तो कभी मिलकर ए का दोस्ती से भी क्या हो जाएगा। तो ए का दोस्ती अगर सी से हो जाता है, अगर ए का संबंध सी से हो जाता है तो वहाँ पर होता है संक्रमक संबंध। क्या होता है, संक्रमक संबंध। क्लियर हुआ बात। ठीक है, अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषा है लिखना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है ना, लेकिन हाँ संक्रमित संबंध सभी बच्चे कहते हैं सर जी बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो कोई कठिन नहीं यार। ठीक है, बच्चों से बढ़कर थोड़ी है, अगर समझना चाहोगे तो समझ भी सकते हो बढ़िया से। ठीक है, तो संक्रमित संबंध में संक्रमित संबंध कैसे बनता है, अगर 2-3 लोग हैं कि अगर एक का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है, तो कभी ना कभी जाकर दोस्ती हो जाता है ए के सी से, तो वो कहलाता है संक्रमित संबंध। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए इसको हम पहले तो चर्चा कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि ए का संबंध बी से है, जैसे ए का संबंध किससे है, बी से है,
ए का संबंध बी से है और फिर कहा बी का संबंध सी से है। बी का जो संबंध है वो किससे है? सी से है। ठीक है, अब यहाँ से इन बी को हटाओ, इन दोनों बी को हटा दो। अब बचा कौन? ए कामा सी। ये क्या बन गया? संक्रमित संबंध बन गया आर। ठीक है, संक्रमित संबंध आर बन गया ए कामा सी। ठीक है, अब क्लियर हुआ? जैसे हमने कहा ए कामा बी और बी कामा सी दो कर्मित युग्म थे। अब इन दोनों को बी को मिला दो, हमेशा मिलना चाहिए। ये दोनों लास्ट वाला, इसका शुरू वाला, मतलब इसका द्वितीय घटक, इसका प्रथम घटक, दोनों मिल रहे हैं। इन दोनों को हटा दो, बचा इसका पहला घटक, इसका दूसरा घटक। यही क्या कहलाता है? संक्रमित संबंध कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए आइए अब परिभाषा के और चलते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा भी वही, हमने सभी परिभाषा को एक क्रम से लिखा है ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, एक ही टाइप के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध, किसी समुच्चय पर कोई संबंध, किसी समुच्चय ए लिख लेते हैं। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, संबंध को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। संबंध आर, ठीक है, आर क्या कहलाता है? संक्रमक संबंध कहलाता है। संक्रमक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रमक संबंध कहलाता है। ठीक है, अब इसको परिभाषित कहते हैं कैसे? यदि और केवल यदि, ठीक है ना, यदि और केवल यदि। इसको देखिए डिफाइन कैसे किया। हमने कहा कि ए बी क्या है? दो अवयव हैं, ए और बी। ठीक है ना, तो ए और बी जो है ये बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा? आर में। तथा और बी और सी जो है, बी सी, इसमें ए भी तो किस में बिलोंग करेगा? आर में। तो बी और सी जो है, बी कामा सी जो है, ए भी बिलोंग करेंगे आर में। तो इम्प्लाइड है तो फिर या इसका भी निशान बताया हमने क्या होता है? तो फिर हमने कहा कि यदि ए कामा बी बिलोंग करता आर में, मतलब ए और बी आर से संबंधित हैं। ठीक है, आर में संबंध रखते हैं। ठीक है, आर के सभी मान हैं। तो यहाँ पर तथा बी और सी भी आर के सभी मान हैं। तो हम कह सकते हैं तो फिर जो है, तो फिर ए कामा सी भी किस में बिलोंग करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे। और यही हमारा परिभाषा होगा, जहाँ हम लिख देते हैं कि जहाँ ए कामा बी कामा सी किसके अवयव हैं? सॉरी, ए के अवयव हैं। किसके अवयव हैं? ए के अवयव हैं। किसके? ए के सभी क्या हैं? अवयव हैं। और यही हमारा क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्जाम्पल आप करना सीख गए हैं तो आपको परिभाषा क्या यार, जब एग्जाम्पल समझ गया आ जाएगा तो परिभाषा तो एग्जाम्पल से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके सबसे पहले आप ये समझ जाएँ बस। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं। उदाहरण एक आध दो उदाहरण करते हैं। अगर कठिन लगेगा तो और भी उदाहरण हम करवा देंगे। ठीक है, तो आइए, जैसे हमने कहा कि ए जो है, यहाँ पर हमने एक समुच्चय ले लिया ए, और जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, अवयव हैं 1 2 3। और आर जो है, आर इस प्रकार है कि ए परिभाषित है किससे? ए से। ए परिभाषित किससे है? ए से परिभाषित है। ठीक है, ए परिभाषित है ए से। अब यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न ले लिया कि आर बराबर है। ठीक है, आर बराबर क्या है? ठीक है, आर बराबर क्या है कि मान लेते हैं आर बराबर हमारे पास है जैसे 2 कामा 2 और कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 कामा 3 ले लिया। ठीक है, 3 कामा 3 ले लिया। ठीक है, और हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पर 1 कामा 2 ले लिया, 1 कामा 2 ले लिया। ठीक है, और 2 कामा 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 कामा 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 कामा 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, और एक चीज़ और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, 1 कामा 1 भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा 1 कामा 1 भी हो गया। ठीक है, 1 कामा 1 भी हो गया, ये हो जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए एक उदाहरण ये है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया, अभी बढ़िया से और उदाहरण भी करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा कि आर के एलिमेंट जो एक ए समुच्चय है जिनके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और आर जो है इस प्रकार है कि ए से ए संबंधित है, परिभाषित है।
ठीक है। तो आर का जो एलिमेंट है ये सभी हैं, इनके कर्मित युग्म हैं, आर संबंधित है। ये आर क्या है, कर्मित युग्म है। ठीक है, संक्रमण संबंध है किससे, ठीक है, संक्रमिक संबंध बताना है कि ये संक्रमित संबंध है कि नहीं है, ये हमको बताना। तो इसके पहले अपने बताया कि क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट वाला लास्ट देखते हैं और ये दोनों हमेशा मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर एक का संबंध एक से मिलता है, दो का संबंध दो से मिलता है, तीन का तीन से मिलता है, चार के चार से मिलते हैं, तो उनको पहले तो काट के हटा दो दिमाग से। ठीक है, उसको काट के हटा दो, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्वतुल्य कर्मित स्वतुल्य संबंध है ना, क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो अगर इनको काट कर हटा देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा हमको आसानी खोजने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक में सबसे पहले बैठा लो, जैसे एक का संबंध एक से है, इसको हटा दो, दो का संबंध दो से, इसको हटा दो, तीन का संबंध तीन से, इसको हटा दो। अब इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, इनको पकड़ो। ठीक है, अब इनको अगर हम पकड़ें तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर इनको पकड़ें तो बताओ, ये अभी हमने बताया कि बी वाला ना, बी वाले को हटाओ और ए और सी लो, बीच वाले को छोड़ो और लास्ट वाले को ले लो। तो इन दोनों कौन सा लेंगे जो कि बीच वाले मिलेगा, बताओ। अब यहाँ से ये दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक कामा एक, और एक कामा एक है कि नहीं, हाँ है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, कर्मित युग्म है, क्या है, कर्मित युग्म है। तो लिख सकते हैं कि आर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका लिख सकते हैं कि एक कामा एक सबसेट है किसका, आर का। तो अतः हम लिख सकते हैं कि आर क्या है, ये क्या है, यह क्या है, संक्रमक संबंध है। कैसा है, संक्रमक संबंध है, या कैसा है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ और उदाहरण लेकर फिर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं, कर्मित युग्म के क्या क्या उदाहरण हैं, फिर अगला चौथा संबंध बताते हैं। ठीक है, तो उदाहरण हमने कुछ ले लिया है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ए के 3 एलिमेंट हैं, ए समुच्चय के 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 हैं, और आर जो है इस प्रकार है कि ए से परिभाषित है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं, 3 ही एलिमेंट हैं, और 3 से एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी संबंध में, इसमें जो हमने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने आर लिखा है। ठीक है, आर क्या लिखे हैं कि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 1। अब इसमें पूछ रहा है तो बताओ कि क्या यह संबंध रखता है, मतलब यह संक्रमित संबंध है कि नहीं। और हमने अभी यहाँ पर संक्रमित संबंध के बारे में बताया है कि अगर दो एलिमेंट जैसे ए कामा बी है, ठीक है, और दूसरा बी कामा सी है, दो कर्मित युग्म इस प्रकार हैं कि इसका लास्ट इसका पहला दोनों आपस में मिल रहा हूँ, तो इन दोनों को हटा दो और कामा ए कामा सी अगर इस प्रकार से मिल जाते हैं आर वाले संबंध में, तो वो क्या हो जाएगा, संक्रमित संबंध होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। तो इसके पहले हमने ट्रिक बताया है कि सबसे पहले अगर जो सहतुल्य युग्म दिखते हैं, सहतुल्य संबंध दिखते हैं, उनको पहले तो हटा दो काट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी 1 कामा 1 से संबंध रखते हैं, 2 कामा 2 से, 3 से 3 से। ठीक है, तो इसको पहले तो हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 कामा 2 और 2 कामा 1 बचा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसका दूसरा घटक, इसका पहला घटक दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका पहला घटक और इस दूसरा घटक, इसका पहला घटक, दोनों क्या है, सेम है। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 कामा 1, और 1 कामा 1 यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसके मतलब ये क्या है, संक्रमित, क्या है, संक्रमित संबंध रखता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह कैसा है, संक्रमित या संक्रमक संबंध है। कैसा है, संक्रमक संबंध है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए दूसरा वाला लेते हैं, पहला तो हो गया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि यहाँ से इसमें कह रहा है कि 1 कामा 1 है। ठीक है, 1 कामा 1 है, फिर 1 कामा 2 है, फिर 2 कामा 1 है। अब इसमें देख लो, अगर इसमें हम देखें, ध्यान से देखेंगे कि पहले को अगर हम यहाँ पर ट्राई करें कि बताओ इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, दोनों मिल रहा है ना, मिल तो रहा है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 कामा 2 मिलेगा, 1 कामा 2 मिलेगा। और 1 कामा 2 यहाँ पर है कहीं, 1 कामा 2 देखो यहीं पर है, 1 कामा 2 है ना। चलिए तो इसको छोड़िए, अब अगला टर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ भी 2 है। इसके मतलब यहाँ से अगर देखें इस वाले युग्म में, कौन से युग्म में, 1 कामा 2 वाले में, 1 कामा 2 वाले में, और 2 कामा 1 वाले में, 2 कामा 1 वाले में, 2 कामा 1 वाले में, इन दोनों युग्म में देखो कि यहाँ से 2 2 क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो 1 कामा 1 आएगा, कितना आएगा, 1 कामा 1।
तो 1 कामा अगला हमारा क्या मिलेगा 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 भी है, तो 2 कामा 2 भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पर 1 है और लास्ट में भी क्या है 1 है, ठीक है। अब इन वाले से देख लो 2 कामा 1 भी है, क्या है 2 कामा 1 भी है, 2 कामा 1 भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें 2 कामा 1 हो गया और यहाँ से लास्ट में और कहाँ 1 है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी तो 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कामा 2, ठीक है। अब की बार हम किसको देख रहे हैं, इस वाले से और इस वाले से देख रहे हैं, इसीलिए बहुत कठिन लगता है। सबसे पहले मिला लीजिए सबको, ठीक है ना, तभी हम आगे बता सकते हैं। देखो जैसे अब इनका और इनसे कर रहे हैं, देखो इनका और इनसे कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो इनका इनसे कर लिए तो 2 2 था तो मिल गया, ठीक है। अब इनका और इनका कर रहे हैं, मतलब पहले इनको लिख रहे हैं फिर बाद में इनको लिख रहे हैं, तो बताओ 1 1 मिल गया, तो चलिए इसको हटा दो, तो बचेगा क्या 2 कामा 2। अब बताओ 2 कामा 2 कहीं है, नहीं है ना, तो 2 कामा 2 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा संक्रमक संबंध नहीं है। क्या है संक्रमक संबंध है, संबंध संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम इसको जांच करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा से। चलिए अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है, 3 में देखिएंगे यहाँ पर 3 वाले में यहाँ से ध्यान से देखेंगे 1 2 कामा 2 है, इसको हटाओ, 3 कामा 3 है, इसको हटाओ। अब हमारे पास क्या बचा है 2 कामा 2 बचा है, ठीक है, 1 कामा 2 और 2 कामा 1 बचा है। अब इनको पहले ढूंढ लो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका दूसरा घटक इसका पहला घटक दोनों सेम है, तो बचेगा क्या 1 कामा 1, 1 कामा 1। अब बताओ 1 कामा 1 है इसमें, नहीं है, तो पहले हमको पता चल गया ये संक्रमक नहीं है। एक ऐसा है संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। तो भैया आप सब बढ़िया से रिपीट करिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया है ना, आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं दोबारा आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा है कह रहा आर 1 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है। अब इसमें भी वही काम करना है, देखो लास्ट पहला इसका दूसरा इसका पहला दोनों मिल रहे हैं। अब बचा कौन 1 कामा 1, 1 कामा 1 बचा। बताओ 1 कामा 1 दोनों में है कहीं, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, ये भी क्या है संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो 5वां देख लेते हैं। जो उदाहरण ले लिए सभी नहीं आ रहा, ठीक है, पहला एक आया है सही, ठीक है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसमें अगर देखें, देखो पहले तो ये जो है सहतुल्य को इस सहतुल्य को हटा दो, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, सहतुल्य के बाद अगला। अब अगला अगर हम देखें इसमें, तो अगर इससे हम तुलना कराएं तो बताओ 2 2 मिल रहा है ना, ठीक है। अब बचा कौन 1 कामा 1, अब 1 कामा 1 है, ठीक है। चलिए और कुछ मिला लो आगे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अगर इसमें दोनों में 2 2 है, अब की बार देखो इनसे देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसके पहले में 2 है, तो इनको भी मिलाना पड़ेगा। 1 कामा 2 और 2 कामा और यहाँ पर 2 कामा 3, इनको भी क्या करना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा। जब इनको मिलाएंगे तो बताओ 2 2 क्या हो गया हट गया, 2 2 क्या हो गया खत्म हो गया। अब बचा कितना 1 कामा 3, क्या बचा 1 कामा 3 बचा। तो बताओ 1 कामा 3 है कहीं, नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाएं तो बताओ ये भी दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 तो है, ठीक है, 2 कामा तो 2 है पहले से ही है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से कुछ है, यहाँ पर 3 लास्ट में है, यहाँ पर भी 3 लास्ट में है, ठीक है। तो अगर इनको मिलाएं तो ये कुल मिलाकर क्या आ रहा है संक्रमित संबंध नहीं है, ये भी क्या है संक्रमक है संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक। पहला एक था जो कि संक्रमक संबंध था, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी अगर आप पूरा मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, तभी संक्रमक संबंध आएगा। जैसे इसके लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है ना, तो इसके लास्ट में 2 देखो 2 कामा 2, इनको मिला लेते हैं, 2 कामा 2 है और इसके भी सेकंड में 2 है, देखो 2 कामा 2, 2 कामा 1। अब 2 2 कैंसिल हुआ, 2 कामा 1 आएगा और 2 कामा 1 यहाँ भी है कि नहीं, ठीक है। इसके मतलब ये क्या बन रहा है संक्रमक संबंध बन रहा है, और ये चारों जो है संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक संबंध और यहाँ पर थोड़ा से इसमें नोट पॉइंट में समझ लीजिएगा थोड़ा से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर नोट पॉइंट में एक चीज़ हमें बता दें, बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बढ़िया से समझ लो, ठीक है। जैसे समझो, जैसे अगर हमारे पास है एक ए बी है, एक जो का युग्म है ए बी है, और दूसरा जो युग्म है, दूसरा युग्म जो है, अब ये हमारे पास है मान लीजिए एक ए बी है
अब दूसरे पास नहीं है, दूसरे पास कोई युग्म नहीं, मतलब ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से है, लेकिन बी का संबंध किसी से नहीं है, बी का संबंध किसी से है ही नहीं, तो वहाँ पर भी क्या कहलाता है, वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मित संबंध होता है। इसको याद रखिएगा, वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मिक संबंध होता है। तो इस टाइप का हमने उदाहरण लिया नहीं, दिमाग में आया नहीं, ठीक है, तो इसको समझिए, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि 1, 2 है, ठीक है, 1, 2 है, ठीक है, 1, 2 है, और अगला कह दें कि यहाँ पर हमारे पास है 2, ठीक है, 2, 4 है, क्या है, 2, 4 है, ठीक है, 2, 4 है। या हम ऐसे कह दें कि हमारे पास जो अगला है वो यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, आगे कुछ है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 1 का 2 से संबंध बन रहा है, लेकिन 2 का किसी के साथ संबंध नहीं है, सीरीज में 2 का किसी के साथ संबंध नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, संक्रमित, क्या होगा, संक्रमित संबंध होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया कि r बराबर यहाँ पर 1, 1 है, ठीक है, इसके बाद 2, 2 है, इसके बाद 3, 3 है, इसके बाद 1, 2 है, इसके बाद 1, 3 है। अब इसमें बताइए, इसमें ये कैसा है, कर्मित युग्म है कि नहीं है, ये बताना है। तो आओ चेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये तो कर्मित सहतुल्य हो गए, इसको हटा दो, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो 2 लोग बचे हैं भैया, यहाँ पर जो 2 लोग बचे हैं, अब यहाँ पर 2 लोग कौन बचे हैं, 1, 2 बचा है और 1, 3 बचा है, 1, 2 बचा है और 1, 3 बचा है। अब इसमें बताओ कि जब 2 का संबंध किसी से है ही नहीं, 2 का संबंध जब यहाँ पर बन ही नहीं रहा है, तो वही कंडीशन हमने बताया कि अगर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध किसी से ना दिखे, तो वहाँ भी कर्मित संबंध होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध किसी से नहीं दिख रहा है। जब किसी से दिख ही नहीं रहा है, तो वहाँ भी क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। कैसा होता है, संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। ये एक टाइप का एक एग्जाम्पल था, इसको मान लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कैसा है, 5 है। तो इसमें ये जानिएगा, जो पहले तो इसको हटा दो क्योंकि ये सौतुल्य बन गए, इनको हटा दीजिए, इससे हमको मतलब नहीं है। अब ये 2 बचे हैं, जब भैया यहाँ पर 2 का संबंध किसी 2 से दिख ही नहीं रहा है, 2 का संबंध किसी से है नहीं, 1 का संबंध 2 से मिला और 2 का संबंध कहीं नहीं दिख रहा है, तो वहाँ भी क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास संक्रमक संबंध। तो हमने जो यहाँ पर बढ़िया से समझाया है, हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये संक्रमक संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से, और थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर समझना चाहेंगे तो कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला संबंध देखते हैं। तो बच्चों अगला संबंध है संबंध नंबर 4, ठीक है। यह है तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या है, तुल्यता संबंध मतलब जो तीनों संबंध का तुल्य मतलब बराबरी रखे, वही क्या होता है, तुल्यता संबंध। मतलब तीनों संबंध, कौन सा, स्वतुल्य, सममिति और संक्रमक, तीनों का जो तुलना, दोनों का बराबरी जो रखे, वही क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R तुल्यता कहलाता है यदि और केवल यदि क्या हो, पहले तो 3 कंडीशन है यहाँ पर, ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी तो तुल्यता होगा। तीनों कंडीशन फॉलो करना है। पहला, ए के अवयव ए, जो मतलब ए कामा ए हैं, वो बिलोंग करे R में, लेकिन सभी मान किसके हों, सभी ए के मान किस में हो, ए के समुच्चय में हो, ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा, ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहे किस में, R में, इम्प्लाइड डेट को हमने बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या हो कि ए कामा बी क्या करे, बिलोंग करे किस में, R में, ठीक है। यहाँ पर ए कामा था, यहाँ बी कामा ए लिखेंगे, बी कामा ए, उल्टा होता है ना, ये याद होना चाहिए। तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा R में, तो फिर इम्प्लाइड मतलब तो फिर बी कामा ए भी किस में बिलोंग करेगा, R में करना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है कि ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग करे R में तथा बी कामा सी भी बिलोंग करे R में, तब जाके, ठीक है, तो फिर ए कामा सी भी बिलोंग करेगा R में, जहाँ ए बी सी क्या है, सभी ए की क्या है, ए समुच्चय के अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो इसका हमने एक उदाहरण ले लिया है। उदाहरण क्या है, कह रहा है कि ए का एक समुच्चय है जिनके एलिमेंट 1 2 3 है और ए इस प्रकार है कि ए से ए तक परिभाषित है। ठीक है, पहला यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, कह रहा है कि 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1। ये पूछ रहा है किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, संबंध हमको बताना है। तो पहला देखो हमने बताया कि सभी अवयव 1,1 के होने चाहिए, मतलब 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का 3 का होना चाहिए। तो बताओ 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, इसमें 3 ही एलिमेंट हैं तो तीनों का संबंध है। तो पहला क्या आया, यह क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य। कैसा है, सहतुल्य संबंध है। कैसा है, तो सहतुल्य संबंध है। और दूसरा देख लीजिए, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे में हमने कहा कि अगर ए बी आर में बिलोंग करे, अगर ए बी आर में बिलोंग करें तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो दोनों का अपोजिट है। अगर एक यहाँ पर देखिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है। इसका बताओ दोनों अपोजिट, ये दोनों क्या है, अपोजिट है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सम्मित। क्या होगा, सम्मित संबंध है। कैसा है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब तीसरे में हमने क्या बोला था, तीसरे में बोला था कि अगर ए बी आर में बिलोंग करे और बी सी भी आर में बिलोंग करे तो बी बी को हटाओ, बचेगा ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ ए सी कहीं मिलेगा, देखो ए तो सहतुल्य हो गया, इसको हटाओ, ये दोनों मिल गए। अब बताओ ये देखो पहला घटक दूसरा घटक पहला घटक मिला तो 1,1 बना, तो 1,1 यहाँ है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, संक्रमक है, संक्रमक। कैसा है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 4 संबंध हैं, 4 संबंध विस्तार में डिटेल में हमसे जितना हो सकता था हम आप सब तक इतना तक पहुँचाए। ठीक है, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा आपको क्लास यह कैसा लगा। ठीक है, तो अगले क्लास में दोस्तों एक इसके जो पर्सनली 1.1 के जो उदाहरण हैं उनको हम अगले क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।